स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा। राजेश ड्राइवर को बार बार कहे जा रहा था कि भाई थोड़ी सी तेज गाड़ी चला, मैं लेट हो जाऊंगा। ड्राइवर अपनी पूरी कैपेबिलिटी से गाड़ी को चला रहा था, जितना तेज हो सकता था वो उस गाड़ी को चला रहा था, लेकिन राजेश बार बार उसको कहे जा रहा था। आखिर में ड्राइवर की भी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो कहता है कि सर आप ही चला लीजिए, जितना तेज हो सकता है मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख ही तो रहा है। राजेश को इस चीज़ का आभास होता है, लेकिन वो जो चीज़ मिस करने जा रहा था या वो ये सोच रहा था कि शायद मैं मिस कर दूंगा, वो क्या थी। जब वो उस घर पहुंचता है तो पता चलता है कि अर्थी को कुछ समय पहले ले जाया गया। अब राजेश जल्दी से पता करता है कि कौन से शमशान घाट। ड्राइवर को दोबारा बताया जाता है कि इस शमशान घाट में हमने पहुंचना है। जब ड्राइवर और राजेश उस शमशान घाट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक चिता जल रही होती है। अभी कुछ ही समय तो हुआ था उस चिता को जलते हुए। परिजन विरलाप कर रहे थे। जब राजेश को देखते हैं तो वो उसके गले लगकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। राजेश के आंसू भी बहे जा रहे थे। वो भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और सारा मंजर, सारा माहौल गमगीन था। राजेश को दुख तो था, लेकिन उसके साथ साथ पछतावा भी कि काश काश वो पहले ही संभल गया होता। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था? कौन था ये शख्स जिसकी चिता जल रही थी और चिता पर दुख के साथ साथ राजेश को पछतावा भी था? राजेश, जो कि एक रिटायर ऑफिसर है, जीवन के शुरू में ही वो एक शांतपूर्ण जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन अब गृहस्थी भी जरूरी थी। शादी हुई, बच्चे हुए, साथ साथ जॉब चलती गई, सेविंग्स की, फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए और इनकी पत्नी भी फॉरेन में जाना चाहती थी सेटल होने के लिए। लेकिन राजेश, वो चाहते थे सुकून, इसलिए उन्होंने कलकत्ता को छोड़ा और शिफ्ट हो गए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के जंगलों में, ये जो जंगल थे काफ़ी घने जंगल थे और थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ भी थी। अब ये दार्जिलिंग आ जाते हैं और दार्जिलिंग में ये एक घर खरीदते हैं। ये घर ना ही सिर्फ शहर से बल्कि आसपास के गांव से भी कुछ दूरी पर था, एक छोटी सी पहाड़ी पर। उस घर के आसपास कोई भी रिहाइश नहीं थी। यही तो चाहते थे राजेश, एक शांत सुकूनमय भरी जिंदगी। घर का काम खुद करने में माहिर थे ये, इसलिए किसी तरीके के नौकर चाकर की जरूरत भी नहीं थी इनको। अब इनके जो दिन है वो काफ़ी आसानी से बीत रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ दिनों की। रात जो थी वो इनको कुछ अजीब सी महसूस होती थी। अकेले होने के बावजूद भी इनको ये महसूस होता था कि इनके आसपास, यानी इनके घर के आसपास रात को कोई भटकता है। लेकिन ये इस बात को सोचकर अपने आप को समझा लेते कि जंगली इलाका है, यकीनी तौर पर जानवर ही होंगे। हालांकि आज तक कुछ हफ्ते यहाँ पर रहने के बावजूद इनको किसी जानवर की आवाज़ वो तो महसूस हुई ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हलचल महसूस होती थी। अब राजेश के दोस्त भी कुछ लिमिटेड ही थे, बहुत ज़्यादा उनके दोस्त थे नहीं। उन्हीं दोस्तों में एक था सतवीर। एक बार इनकी सतवीर के साथ फ़ोन पर बात होती है, या यूँ कहें कि कुछ ज़्यादा ही अब अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो ये खुद ही सतवीर के साथ फ़ोन पर बात करते हैं और बातों बातों में ही वो इनवाइट करते हैं कि भाई मैंने एक घर लिया है और बिल्कुल आबादी से दूर घर, शांत, तो आना यार। अब सतवीर हालांकि आनाकानी तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं क्योंकि अपनी दोस्त की कही बात को तो वो टालने नहीं वाले थे। लेकिन एक समस्या थी, सतवीर को लेने जाने के लिए उन्हें उनके शहर जाना पड़ना था, जो तकरीबन उस लोकेशन से कुछ 4 घंटे की दूरी पर था। अब दोस्त के लिए इतना तो किया जा सकता है, तो सतवीर को लेने के लिए राजेश चले जाते हैं और अब कुछ समय उनके घर बिताने के बाद ये वापस आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो सतवीर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ तक सतवीर की बात है, सतवीर एक बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उसी के साथ साथ एक साइकिक मीडियम भी थे। उनको अपने आसपास कुछ अगर नेगेटिव एनर्जी हो या फिर कुछ किसी भी तरीके की एनर्जी हो, वो उन्हें बखूबी उसका एहसास हो जाता था। इसलिए जैसे ही सतवीर घर में कदम रखते हैं तो वो पूछते हैं कि घर लेने से पहले कुछ पता किया था इस जगह के बारे में? तो राजेश कहते हैं कि अरे भाई पता क्या करना यार, घर अच्छा लगा ले लिया, पैसे थे।
सतवीर हंस के कहते हैं कि भाई वो तो ठीक बात है, पैसे थे ले लिया अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत पता किया। राजेश नाव में सर हिलाते हैं और कहते हैं पता क्या करना है भाई, जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी अच्छी थी ले ली। सतवीर को लगता है कि शायद राजेश समय की गंभीरता का इनको एहसास नहीं है, इसलिए अभी बात करने का कोई फायदा है नहीं। खैर ये जब घर पे जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं, अब पास्ट की बातें हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सतवीर एक साइकिक मीडियम है। धीरे धीरे जब ये बातें चलने लग पड़ती हैं उनके एक्सपीरियंसेस की, तो फिर सतवीर शुरू करते हैं कि भाई मकान के बारे में मैंने तुझे कुछ कहा था तो पता किया था। तो फिर राजेश बोलते हैं कि भाई बार बार क्यों बोले जा रहा है, क्या कोई दिक्कत है? तो सतवीर कहते हैं कि अगर ना होती तो मैं बार बार ये बात करता। तो फिर राजेश बोलते हैं कि बता भाई क्या है। अब सतवीर ध्यान लगाते हैं, कुछ समय बाद वो ध्यान जब उनका ख़त्म होता है तो वो कहते हैं कि जो ये मकान था, जिसका ये पुराना ओनर था मकान का, वो कुछ दिन यहाँ पे रहा और उसका एक्सीडेंट हो गया, एक काफ़ी भयावह एक्सीडेंट हुआ। बाल बाल बचा उस एक्सीडेंट में। उसके बाद उसने इस घर को छोड़ दिया और फिर कभी पलटकर इस घर में नहीं आया और इस घर को बेच दिया। अब राजेश कहते हैं कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन सतवीर कहते हैं कि एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन जिस हालात में उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वो परेशान था इस घर से काफ़ी ज़्यादा। उसको अलग अलग तरह की आवाज़ें आती थी, यहाँ पर मानो तो कुछ ठीक नहीं है। अब राजेश कहते हैं सतवीर को कि भाई क्या बातें हो रही हैं, साफ सुथरी शांत जगह है, यहाँ पर क्या हो सकता है? लेकिन सतवीर फिर से ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब इस बार उनका ध्यान खुलता है तो वो काफ़ी डरे हुए महसूस करते हैं। कुछ बोलते नहीं हैं और बस राजेश के साथ कहते हैं कि कोई और बात करते हैं। राजेश को काफ़ी बात अजीब लगती है कि जो इंसान अभी मुझे कुछ समय पहले बार बार ये कह रहा था कि इस मकान के बारे में सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए था, अचानक से वो टॉपिक क्यों बदल रहा है? क्या उसे कुछ नज़र आया? लेकिन जो उसने आवाज़ों की बात की वो तो मुझे भी सुनाई देती हैं। हालांकि मैं इस घर में कुछ हफ्तों से रह तो रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई समस्या तो आ नहीं रही। फिर सतवीर क्या मुझसे छुपा रहा है? रात का समय था, सुनसान थी। हो सकता है कि राजेश कुछ हद तक डर रहे हों और वो इस बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते थे। इस बात को ख़त्म किया जाता है और जैसे तैसे रात बीतती है। आज वो जो आवाज़ें थी कुछ ज़्यादा ही थी, अजीब से तरीके की आवाज़ें। जैसे मैंने कहा कि जानवर की कोई आवाज़ नहीं, लेकिन चहलकदमी ऐसी कि जैसे कोई एक नहीं लाखों लोग आसपास घूम रहे हैं, उनकी चहलकदमी की आवाज़ें। अगले दिन सतवीर के जाने का दिन था। वो एक ही रात रुके थे यहाँ पर। महसूस तो उन्हें भी बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि वो एक साइकिंग मीडियम थे और उन्हें ज़्यादा चीज़ें महसूस हो सकती थी। लेकिन वो उस समय कोई बात नहीं करते। अब राजेश ने उनको छोड़ने के लिए जाना था, अब ये चल पड़ते हैं दोनों साथ में। रास्ते में सतवीर उस घर के बारे में किसी तरीके की कोई बात नहीं करते, ना ही राजेश। लेकिन जब ये राजेश घर पहुंचते हैं सतवीर के, वहां पर जाकर कुछ समय रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और जब चलने की तैयारी करते हैं तो फिर सतवीर राजेश को कहते हैं कि भाई एक बात कहूँ, मकान बदले। अब जब सतवीर के मुंह से ये बात सुनते हैं राजेश, तो फिर वो कहते हैं कि अरे भैया फिर शुरू हो गया। तो राजेश को सतवीर कहते हैं कि भाई शुरू नहीं हुआ, कुछ बातें ऐसी थी जो मैं वहां पे नहीं कर सकता था। मेरा जो मोटिव है तुझे डराने का नहीं है, लेकिन मैं एक तुझे बात बता दूं कि उस जंगल में आसपास बहुत से लोग हैं। राजेश ये बात जब सुनते हैं तो उनको ये काफ़ी अजीब लगती है बात कि आसपास बहुत से लोग हैं। अरे भाई ये जंगल है, यहाँ पर मेरे घर के सिवा, मेरी हट के सिवा, या यूँ कहें कि फार्म हाउस के सिवा कोई और घर नहीं है, तो कहाँ पे लोग होंगे? तो सतवीर कहते हैं कि जमीन के नीचे। राजेश कुछ हद तक ये बात समझ तो चुके थे कि सतवीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन चाहते थे। तो फिर सतवीर कहते हैं कि जो तुम समझ रहे हो राजेश वो बिल्कुल ठीक है। इस जंगल में
बहुत सी कब्रें हैं, बहुत सी ऐसी अतृप्त आत्माएं हैं जो आसपास घूमती रहती हैं, जो इशारे करती हैं कि ये सारे का सारा इलाका हमारा है, हमें यहाँ पर किसी की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारी भी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है राजेश, अगर हो सके तो इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि औने पौने दाम में इसको बेच दो, बस इस घर को छोड़ दो और जब भी अच्छा सौदा मिले तो बेच देना। राजेश ये बात सुनकर कुछ हाइपर हो जाते हैं। वो अपने डिसीजन पर इस तरीके से क्वेश्चनिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि जो उन्होंने ये घर लेने का फैसला किया ये बहुत बढ़िया फैसला है, और कहीं ना कहीं शायद एक इंसानी नेचर सतवीर के सामने आ रही है, वो कहीं जल तो नहीं रहा। हो सकता है कि उसको ये मकान पसंद हो, जब मैं मकान कम दाम में बेचूं तो ये खरीद ले, कुछ कहा थोड़ी ना जा सकता है। लेकिन ये बात क्या थी ऐसी? धीरे धीरे ये सारी बात राजेश को पता लगने वाली थी कि असल में बात थी क्या। सतवीर से ज़्यादा बात राजेश करते नहीं है, रास्ते में ये सोचते रहते हैं राजेश कि मैं अब सतवीर से कोई बहुत ज़्यादा बात किया नहीं करूँगा, मुझे उसका असली चेहरा नज़र आ चुका है। वो मेरे मकान को पसंद करने लगा है, मेरे फार्म हाउस को पसंद करने लगा है, और अब वो इसको हड़पना चाहता है प्यार से, डरा के। खैर, राजेश जब पहुंचते हैं अपने फार्म हाउस और तो सिलसिला अब शुरू होता है खौफ का, सिलसिला शुरू होता है डर का, दहशत का। क्या था ऐसा सिलसिला? आज रात राजेश के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी होने नहीं वाली थी। जो हलचल राजेश को काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती थी, अब वो कुछ हद तक चीख चिहाड़ों में बदलने वाली थी। आज पहली बार किसी हलचल के अलावा राजेश को रात में कुछ चीख चिहाड़े की आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी। राजेश के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी, जो उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी थी, और साथ में अब तो उसकी ज़रूरत थी क्योंकि वो इस जंगल में अकेला रह रहा था एक फार्म हाउस में। वो खिड़कियां खोलता है और देखता है कि आसपास खूब अंधेरा होता है, लेकिन हलचल तो सुनाई दे रही थी साफ साफ। राजेश का इतना दिल था नहीं कि वो उस घर से बाहर निकले और देखे कि आसपास है क्या। ऐसा नहीं कि उसको डर लग रहा था, डर लग रहा था सतवीर की बातों से। बात ऐसी थी कि उसको डर लग रहा था जानवरों से, कि अगर कोई आदमखोर जानवर आ गया तो क्या पिस्टल उसकी रक्षा कर पाएगी? मिसफायर हुआ तो उसकी जान गई। इसलिए वो इस चीज़ का रिस्क ले नहीं सकता था। लेकिन अब कुछ रातें जो थी वो राजेश के लिए भारी होने वाली थी। हर रात राजेश को ऐसा लगता कि कोई ऐसी मुसीबत है वो धीरे धीरे करके उसके घर को घेरा डाल रही है। जो आवाज़ें उसको किसी एक खास दिशा से आती थी, अब वो दिशाएं बढ़ने लग चुकी थी। धीरे धीरे एक ऐसा घेरा बढ़ता जा रहा था उसके घर को, जैसे मानो कोई ऐसा कोई ऐसी सेना है जो धीरे धीरे करके उसको घेरा डाल रही है। अब राजेश ये बातों से कुछ हद तक तो जानू हो चुका था कि सतवीर चाहे ठीक है या गलत, मुझे इस बात का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो है। लेकिन राजेश करे भी क्या? इस वाक़े के बाद से वो कुछ हद तक सतवीर से अपना रिश्ता तोड़ चुका था, अपने बिहाफ पर, ना कि सतवीर के बिहाफ पर। एक दो बार सतवीर का फ़ोन आया था, लेकिन राजेश ने कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं। शायद सतवीर भी समझ चुका था कि राजेश खफा है। लेकिन सतवीर तो सच ही बोल रहा था ना। जो इशारे सतवीर कर कर गया था इस मकान में, वो तो अब तो सच हो रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। राजेश इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब राजेश तैयारी पूरी कर चुका था। वो सोचता है कि वो अपने घर के चारों ओर लाइट्स लगाएगा एक कॉमन स्विच से। जैसे ही कुछ आवाज़ें आनी शुरू होंगी वो एकदम से लाइट को जला देगा। फिर पता लगेगा कि कोई जानवर है या कुछ और। अब वो उस रात सोया नहीं, और वो उस रात इंतज़ार कर रहा था उन आवाज़ों का। जैसे ही कुछ समय में वो आवाज़ें उस फार्म हाउस को घेरा डालने लगती हैं, तो सतवीर उस स्विच को चला देता है, ऑन कर देता है। जैसे ही वो स्विच को ऑन करता है,
देखते ही देखते फार्म हाउस के चारों ओर एक लाइट की रिंग सी बन जाती है, बिल्कुल आंखों को चकाचौंध कर देने वाली लाइट। लेकिन वो आवाजें अभी तक आ रही थी, वो आवाजें और बढ़ती जा रही थी, साथ के साथ राजेश का डर भी, क्योंकि आवाजें तो सुनाई दे रही थी लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन ये क्या, अब एक एक करके जो लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जैसे कोई एनर्जी है जो उस लाइट्स के साथ खेल रही है, और धीरे धीरे करके सभी की सभी लाइट्स बुझ जाती हैं। जैसे ही वो लाइट्स बुझती हैं, आसपास हंसने की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं, जैसे कि कोई राजेश पर हंस रहा था कि क्या बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो, जो हमने किया वो देखो। लेकिन राजेश ये बात को समझने में बिल्कुल नाकाम था कि आखिर हो कैसे सकता है। आज ही तो मैंने लाइट्स लिया, क्या फ्यूज उड़ गया है? वो सब तकनीकी चीज़ें देखता है जिससे ये हो सके साबित कि जो लाइट्स हैं वो तकनीकी रूप से खराब हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। राजेश खिड़कियां बंद करता है, दरवाजे बंद करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज़ें आज राजेश को सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन जब राजेश उठता है तो बाहर मुआयना करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि तारों को काटा गया है किसी बड़े ही शार्प ऑब्जेक्ट से। एक पल के लिए तो राजेश को ये लगता है कि कहीं ये किसी चोर, किसी गैंग का काम तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तारों को काटा गया है ये ऐसा लगता है किसी चाकू से काटा गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। हालांकि राजेश कुछ समय के लिए ये सोचता रहता है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत आत्माओं का वास नहीं, बल्कि कोई चोरों का वास है जो मेरे फार्म हाउस पर कब्जा करना चाहता है। क्या सतवीर ने कोई गैंग तो नहीं भेजा मुझे डराने के लिए? क्योंकि जब से सतवीर ने मुझसे ये बात की है तब से ये आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आने लग पड़ी हैं, और पहले तो सिर्फ चहलकदमी होती थी, अब तो आवाज़ें आती हैं पूरी डरावनी। सतवीर राजेश सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहा था, क्योंकि इस रात, यानी कि आज की रात, राजेश पर सबसे भारी होने वाली थी। आज राजेश सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो आवाज़ें आनी शुरू हुई। जैसे ही वो आवाज़ें आनी शुरू हुई तो सतवीर धीरे से खिड़की का पर्दा साइड पे करता है और कुछ देखने की कोशिश करता है, और वो क्या पाता है कि पूर्णिमा की रात थी, पेड़ों पर रोशनी पड़ रही थी। हालांकि जंगल की गहराइयों में तो गुप्त अंधेरा ही था, लेकिन जो उसने देखना था उसके लिए उतनी ही रोशनी काफ़ी थी। क्या थी वो देख रहा था कि कुछ लगभग 7 से 8 फीट की शख्सियत, जो कोई इंसानी एंटिटी देखने में तो लग रही थी, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे कूद रही थी जैसे कोई बंदर हो, लेकिन वो बंदर नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उस एंटिटी की फिगर, उस एंटिटी के फीचर्स बिल्कुल इंसानी थे, लेकिन 7 से 8 फीट का ना ही कोई बंदर होता है, और ना ही किसी इंसान में इतनी हिम्मत होती है कि वो दूर किसी पेड़ पर छलांग लगाकर चला जाए। उनकी आंखें चमक रही थी अंगारों की तरह, उनके हाथ काफी ज्यादा ही लंबे थे, पैर भी। कुछ ही समय बाद राजेश ये पाता है कि ये हलचल चारों ओर होने लग पड़ी है, जहां जहां भी, यानी कि चारों ओर उस फार्म हाउस के पेड़ थे, सभी जगह जिस खिड़की की तरफ जाकर राजेश ये देखता, उसी खिड़की पर उसे वो हलचल और वही फिगर दिखाई देती। वो प्रेत थे, उन्हीं लोगों के प्रेत जिसके बारे में सतवीर ने कहा था कि जमीन के नीचे हैं, बरसों से दबे हुए। आज उन प्रेतों की नज़र राजेश पर पड़ चुकी थी, और बहुत बुरी नज़र, क्योंकि आज शायद वो कसम खा चुके थे कि वो इस फार्म हाउस को खाली करा कर रहेंगे, या वो राजेश को यहाँ से भगाएंगे या फिर उसकी लाश यहाँ से निकलेगी। ये सब देख के राजेश तो बस अपना आपा खो चुका था, और बस वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था एक कोना जहाँ पर वो अपने आप को बचा सके।
वो कोने में छिपता तो जरूर है, लेकिन अब खिड़कियों से आवाज़ें आने लग पड़ी थी, जैसे कोई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरवाज़ों के खटखटाने की आवाज़ें आने लग पड़ी थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है फोर्सफुली। राजेश को अब ये बात ज्ञात हो चुकी थी कि ना ही कोई चोर है, ना ही कोई लुटेरा, ना ही ये सतवीर की साजिश है। ये तो काम है प्रेतों का, और आज उसकी जान नहीं बच पाएगी। राजेश ऊंची ऊंची राजेश ऊंची ऊंची अब परमात्मा का नाम पुकारने लग पड़ता है। उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उस बेवकूफ ने घर में मंदिर तक भी बनवाना लाजमी नहीं समझा था। फिर भी वो अब याद कर रहा था परमात्मा को। वो बस दुबका हुआ था एक कोने में, और वो आवाज़ें धीरे धीरे उसके कमरे के बिल्कुल पास आती जा रही थी। अचानक से कोई उसके सर पर हाथ रखता है। राजेश के शरीर से तो मानो जान से निकल जाती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके सिवा इस घर में तो कोई है ही नहीं। तो फिर जिसका भी ये हाथ है, ये यकीनन वो प्रेत का हाथ है जो मुझे मारने के लिए आया। लेकिन जैसे ही राजेश आंख ऊपर उठाता है तो वो क्या पाता है कि उसके सामने उसका जिगरी यार सतवीर था, जिसको वो कुछ समय पहले धिक्कार चुका था, जिसके बारे में वो ये सोच रहा था कि शायद इसकी प्लानिंग मेरे घर पर कब्जा करने की है। राजेश काफ़ी हैरान था कि सतवीर ऐसे कैसे आ सकता है। ना ही मुझे किसी गाड़ी की आवाज़ आई है, और घर तो मेरा लोक है। सतवीर बस उसको आंखों ही आंखों में एक दिलासा देता है कि जैसे मैं हूँ। वो उसके पास बैठता है और कुछ मंत्र जपने लग पड़ता है। धीरे धीरे राजेश शांत होने लग पड़ता है, जैसे उसको कोई लोरी सुना रहा हो। वो आवाज़ें, वो खतरनाक खौफनाक प्रेतों की आवाज़ें अब धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। और एक समय में राजेश की आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं लगा। राजेश उठता है सुबह, देखता है कि कोई उसके आसपास है ही नहीं, यानी सतवीर उसके आसपास नहीं है। वो उठ के देखता है कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां कुछ और ही बयां कर रही थी। दरवाजों पर लंबे लंबे बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। शीशे खिड़कियों के तड़के हुए थे, क्रैक्स पड़े हुए थे। राजेश को एकदम होता है कि सतवीर कहाँ पे गया। वो सभी कमरे ढूंढता है, लेकिन सतवीर तो उसको नजर आता नहीं है, और फिर वो फोन करता है सतवीर के घर। लेकिन जैसे ही वो सतवीर के घर फोन करता है, वहां से इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्स आता, उसको बैकग्राउंड में ऊंची ऊंची रोने की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। सतवीर का मानो, राजेश का मानो दिल सा बैठ जाता है। वो जो सोच रहा था शायद वही हो चुका था। उसकी पत्नी कहती है कि सतवीर नहीं रहे, वो सुबह उठे ही नहीं, नींद में ही वो चल बसे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था। राजेश को तो सतवीर रात को बचाने के लिए आया था। फिर क्या वो सतवीर था या फिर सतवीर की आत्मा। ये बात समझने में राजेश को जरा भी देरी नहीं लगी। राजेश जल्दी से ड्राइवर को फ़ोन करता है और गाड़ी पहुंचती है। इसलिए राजेश बहुत जल्दी में था, क्योंकि अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। राजेश अपने दोस्त को एक बार आखिर में अलविदा कहना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, उसको शुक्रिया कहना चाहता था उस सब के लिए जो रात को उसने किया या उसकी आत्मा ने किया। वो मरकर भी अपनी दोस्ती निभा गया, मरकर भी वो अपने दोस्त के साथ आया और अपने दोस्त को यानी राजेश को बचा गया। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी शुक्रिया कहने में, माफ़ी मांगने में, क्योंकि जब राजेश पहुंचा शमशान घाट तो उसकी आंखों के सामने उसके जिगरी दोस्त सतवीर की चिता जल रही थी, और राजेश नम आंखों से अपने दोस्त को विदा कर रहा था, बिना उसे देखे, बिना उसे आखिरी प्रणाम किए, बिना उसके चेहरे को देखे, बिना उसके पैर छुए। ऐसे दोस्त जब चले जाते हैं उसके बाद ही उसकी वैल्यू का पता लगता है। अब राजेश के लिए क्या उस घर में कुछ बचा था? नहीं। राजेश कभी उस घर में लौट कर आया ही नहीं।
यहाँ तक कि उसने अपना सामान उठवाने के लिए भी उस ड्राइवर की जिम्मेदारी लगाई। राजेश अब रह रहे हैं उसी शहर में जहाँ पर उनका दोस्त भी रहता था, उसी के घर के पास। वो कर रहे हैं देखभाल उनके बच्चों की, उनकी पत्नी को आर्थिक सहायता देकर, क्योंकि सतवीर कोई बहुत सॉलिड, कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनका परिवार का गुजारा चलता था। उनसे कुछ छोटे थे, बच्चे अभी पढ़ रहे थे। राजेश के पास काफी धन संपत्ति थी, और आखिर जो उनकी जान बची भी थी तो वो तो सतवीर की वजह से ही बची थी। राजेश को शायद अपनी दोस्ती निभाने का यह जरिया मिला, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कम्युनिटी का, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किस्से मुझे भेजना चाहें, तो आप जो आपको स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। साथ के साथ ही अगर इंस्टा पर कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप ईमेल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात ये कुछ ऑडियो फॉर्मेट में, तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, और उसकी वजह से मुझे अभी मैं स्टूडियो में नहीं जा पा रहा, और उसकी वजह से मैं प्रॉपरली वीडियो की शूटिंग नहीं कर पा रहा। तो जो डेली सिलसिला है कहानियों का, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता, तो जिस भी फॉर्म में चाहे मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मज़ा आपको पहले सुनने में आता था। आपके प्यार, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। पहला किस्सा जैसा आपने सुना, ये किस्सा था हट का। दूसरा किस्सा है बेवकूफ़ी का। अजय जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका फाइनल सेमेस्टर है बीटेक का। काफ़ी होनहार स्टूडेंट है वो। जब कोई दिल लगा के पढ़ता है, एक गोल सेट होता है, तो इंसान अपनी काफ़ी सहूलतों को दरकिनार करता है। अजय भी कुछ ऐसे ही थे। इस दौरान जब वो पढ़ रहे थे तो घर में काफ़ी फंक्शंस आए, यानी कि अपने रिश्तेदारों के बीच में उनको ना चाहते हुए भी मिस करने पड़े, क्योंकि आड़े पढ़ाई आ रही थी और पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन इस बार का जो फंक्शन था, इनकी किस्मत अच्छी थी कि तब आने वाला था जब इनकी जो एग्ज़ाम्स थे वो तकरीबन ख़त्म हो चले थे। शादी थी इनके ताऊ जी के बेटे की, जो कि एक कस्बे में रहते हैं। ये कस्बा है करनाल के पास, और ये रह रहे थे लखनऊ। लखनऊ में इनके पिताजी जॉब करते थे, जिसकी वजह से ये अपना जो कस्बा है काफ़ी समय पहले छोड़ आए थे। काफ़ी खुश थे ये, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये अपने कज़न से मिलने वाले थे, अपने ताऊ जी के बेटे से, अपने मामा जी के बेटों से, अपने चाचा जी के बेटों से। और पहले ही फ़ोन पर प्लानिंग हो चुकी थी कि भाई पहले आ जाना, शादी के दिन नहीं आना। हम कम से कम शादी से 4-5 दिन पहले आएँगे, 3-4 दिन बाद तक रहेंगे। क्योंकि जो उनके कज़न्स थे वो उनकी सबकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, और तकरीबन उन सबका बिज़नेस था। वो मैनेज कर सकते थे, कहीं न कहीं यही मिस करते थे। अब तो शादी से कुछ दिन पहले इनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे। ये भी फ्री थे, इंतज़ार था तो सिर्फ़ रिज़ल्ट का, लेकिन उससे पहले शादी का, अपने ताऊ जी के बेटे की। अब घर में सारी प्लानिंग होती है, काफ़ी खुश होते हैं, ट्रेन बुक होती है, और ये चल पड़ते हैं उस कस्बे की ओर। कस्बे में जब ये पहुँचते हैं तो जिसकी शादी थी वो इनको रिसीव करने आते हैं। ये काफ़ी खुश होते हैं। सारा परिवार जब घर में पहुँचता है तो बस शादी का माहौल देखकर सभी बस खुश हो जाते हैं। हालाँकि शादी को भी कुछ दिन बचे थे, लेकिन कई लोग शादी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और करना भी चाहिए। यही तो एक मौका आता है जब सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, फिर कई-कई साल इकट्ठे हो नहीं पाते। इनके कज़न्स, उनके बारे में भी बात कर लें। ख़ास-ख़ास जो इनकी टोली के थे। अजय खुद, कुणाल की शादी थी,
इनके दो कजन्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इनके नज़दीकी थे, बलजीत और गौरव। ये तो मानो इनकी एक तरह की गैंग थी। जब भी ये मिलते थे तो खूब धमाचौकड़ी मचाते थे। इस शादी में भी ये कुछ ऐसा ही करने वाले थे। अब ये पहुंचते हैं रात के समय में, थकावट होती है, हालांकि काफ़ी बातें वगैरह की जाती है, रात को काफ़ी समय हो जाता है और ये सोने के लिए चले जाते हैं। अब सुबह जब ये उठते हैं तो पहले बस वैसे ही बातें हो रही होती है, पिछले सालों का सारा ब्यौरा एक दूसरे को सुनाया जाता है। अब छोटे मोटे कामों में इनको शाम हो जाती है और ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हम मार्केट चलेंगे, कुछ मार्केट में घूमेंगे। इनके जो ताऊ जी के बेटे यानी ताऊ जी का काम था वो मेडिकल का काम था, मेडिकल स्टोर था, तो वो कुछ देर लेट तक खुला रहता था। अब कस्बा होने की वजह से तकरीबन जो बाज़ार है वो तो 7-8 बजे बंद हो जाते हैं। ये कुछ 5-6 बजे के आसपास बाज़ार में जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर ये चले जाते हैं अपने ताऊ जी की शॉप पे, जहाँ पर इनके कज़न जिनकी शादी थी वो भी बैठे थे। लोकल होने की वजह से कुछ इतना होता नहीं है कि एहतियात नहीं रखी जाती, वैसे ज़्यादा बाहर का ही होता है कि बाहर नहीं पहुँच जाना चाहिए जब शादी फिक्स हो जाए, जब शादी बिल्कुल करीब हो। कुणाल आओ भगत करते हैं, खाते पीते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते पीते हैं और फिर ये विचार बनाते हैं कि क्यों ना जब आप शॉप बंद करेंगे हम तभी चलें। कुछ देर ये बैठते हैं शॉप पे। अब वक्त आ जाता है शॉप को बंद करने का, जब दुकान बंद की जाती है। और इनकी जो दुकान थी, इनका जो घर था वो कुछ कस्बे से कुछ बाहर की तरफ था, मतलब बिल्कुल मेन कस्बे में नहीं था, जैसे बाहर कोई नई कॉलोनी होती है वैसे ही। अब वैसे तो इनके जो कज़न है कुणाल वो स्कूटी पर आए थे। अब 4 जाने, 3 जाने तो ऑलरेडी थे, 4 जाने तो स्कूटी पर जा नहीं सकते थे। दुकान बड़ी थी, ये स्कूटी को अंदर ही लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम पैदल ही चलते हैं, बातें करते चलेंगे। बातें करते ये जा रहे थे, लेकिन अचानक से अजय का ध्यान एक जगह जाता है। वो देखता है कि एक एक काफ़ी बुजुर्ग सा, तांत्रिक सा दिखने वाला एक आदमी है, एक साइड पर थड़े पर बैठा हुआ है, कोई दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। जैसे ही अजय का ध्यान उस तरफ जाता है तो वो पूछता है कुणाल से कि भैया ये क्या कर रहा है। तो कुणाल कहते हैं कि अरे तू यार इस तरफ ध्यान मत दे, चल यहाँ पे। अब देखो देखी अजय की गौरव और बलजीत भी पूछते हैं कि अरे भैया बताओ तो सही है क्या ये। तो कुणाल कहते हैं मैंने कहा ना कि इसके बारे में बात नहीं करनी, चलो चले। कुणाल का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है इनको, क्योंकि कुणाल का जो स्वभाव था वो काफ़ी ज़्यादा जोली था। वो इस तरीके से खींच कर बात कभी करता नहीं था, लेकिन आज जैसे उस बुजुर्ग तांत्रिक जैसे दिखने वाली शख्सियत को देखा एक थड़े पर, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब से तरीके का पुराना सा टूटा फूटा लग रहा था, तो मन में संशय तो आता है, लेकिन फिर भी समय की नज़ाकत को देखते हुए ये उससे कोई बात ज़्यादा करते नहीं हैं और चल पड़ते हैं घर की तरफ। अब अजय, बलजीत और गौरव आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर चुके थे कि पता तो हम करा करेंगे। आज ये सभी जाने रात के समय में ड्रिंक कर रहे थे। अजय ड्रिंक नहीं करता था, जो बलजीत है वो कभी कभी ड्रिंक करता था या फिर बियर पीता था, हार्डकोर ड्रिंकर नहीं था। लेकिन गौरव, वो कोई मौका छोड़ता नहीं था जहाँ पर उसे शराब पीने को मिले, इसलिए सबसे ज़्यादा शराब पी भी रहा था। अब जब ये सब एंजॉयमेंट हो रही थी तो गौरव के दिमाग में अचानक से फिर वही बात आती है। अरे भैया, कुणाल भैया बताओ ना, वो बड़ऊ कर क्या रहा था वहाँ पे। कुणाल पूछता है, कुणाल कहता है कि यार फिर तू लेकर बैठ गया वो बात। लेकिन फिर से कुणाल को गौरव पूछना शुरू कर देता है। काफ़ी गौरव उसको रोकता है कि भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है नॉर्मल। लेकिन कुछ देर में वो ये जान जाता है कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से अब जो गौरव है वो अड़ चुका है, और जब तक उसको बात का पता लगेगा नहीं तो तब तक ये हटेगा नहीं उस बात से। फिर कुणाल कहता है कि सुनो भाई, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बात तुम किसी से करोगे नहीं, और इस बात को सीरियसली लेना, और प्रॉमिस करो कि तुम उस थड़े की तरफ नहीं जाओगे। अब ये प्रॉमिस करते हैं तीनों जने और फिर बात करता है कुणाल उस थड़े के बारे में कि वो है क्या।
अब कुणाल कहता है कि अब ये बात तब की है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। बहुत पुरानी बात है, दादाजी ने बात बताई थी। वो कहते हैं कि जौन सा ये थड़ा है ना, इसके कुछ ही दूरी पर एक घर था। अब वो घर नहीं है, अस्तित्व में नहीं है घर। वहां पर ना एक आदमी रहता था, वो बड़ा गुंडा बदमाश आदमी था और अंग्रेजों का टाउट भी था। अंग्रेजों की मुखबिरी भी करता था, लोग उससे डरते थे। इसकी वजह से उसकी गुंडागर्दी इस आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर थी। वो कोई भी काम करता, कोई भी गलत काम करता, उसको प्रोटेक्शन मिलती अंग्रेजों की। लेकिन उसको क्या पता था कि एक दिन तो अंग्रेजों ने चले ही जाना है। वो समय आया भी 1947 में, जब ये बात तकरीबन तकरीबन साफ हो चुकी थी कि अब अंग्रेज यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और विभाजन की, आज़ादी के साथ साथ विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज पुलिस यहाँ से जाना शुरू कर चुकी थी, तो दुश्मन तो उसने काफ़ी ज़्यादा पाले ही थे। अब एक रात उसके दुश्मन उसके घर में धावा बोलते हैं, तसल्ली से उसकी पिटाई करते हैं। एक एक अंग उसके शरीर का काटा जाता है, और जहाँ पे ये थड़ा है ना, यहाँ पे उसको दबा दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि विभाजन का दौर था, एक मौत से तो क्या, लाखों मौतें हो चुकी थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जितने लोग इस इलाके के उससे दुखी आए थे, कोई उसकी पैरवी क्या करता। और पैरवी करनी किसके सामने थी? पुलिस के सामने, अंग्रेज़ों की। वो तो भाग चुके थे। और जो नई पुलिस आनी थी, उनको कोई उस शख्स से, उस आदमी से, उस गुंडे से, बदमाश से कोई लेना देना था नहीं। तो बात आई गई होगी। लेकिन शायद उसकी आत्मा अभी गई नहीं थी। वो एक रात हमारे ही गांव का एक शख्स उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर उसको जमीन में गाड़ा हुआ था। वो क्या पाते हैं कि एक इंसान जो लंगड़ा कर चल रहा है, हाथ में उसकी लाठी है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है लंगड़ा कर। ये उसके पास साइकिल को लेके जाकर रोकते हैं और कहते हैं कि अरे बैठना है तो साइकिल पे बैठ जाओ, क्यों लंगड़ा कर चलते जा रहे हो। जैसे ही वो आदमी उस साइकिल सवार की तरफ मुड़ा, तो उसकी शक्ल देखकर तो उसके रोंगटे उड़ गए। शक्ल थी उसी गुंडे की, लेकिन बहुत बिगड़ी हुई, जैसे किसी ने बहुत वार किए हो उसके सर पर। देखते ही देखते वो आदमी, वो गुंडा, उसकी आत्मा टुकड़ों में तब्दील हो गई उसके देखते देखते। वो तो चीखे मारता मारता निकला वहां से। सारे कस्बे में, सारे गांव में उसने बात बताई। ये पहली घटना नहीं थी, ये शुरुआत थी उस घटनाओं की। अब आने वाले समय में कई लोगों को वो वैसे ही दिखाई दिया, उनके सामने वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, जहाँ पर उसकी अवशेष थे। वहाँ पर एक थड़ा बनाया गया और मंत्रों से उसको कील दिया गया। और ये साफ तौर पर कहा गया कि कुछ कुछ वक्त बाद विधिवत तरीके से पूजा की जाया करेगी, ताकि जो ये मंत्रों की शक्ति है ये बनी रहे। ये तुम बुजुर्ग तांत्रिक देख रहे हो ना, उन्हीं के वंश में से हैं, जिनके वंश में से उन तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को बांधा था। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, वहां पर नहीं जाना। अब अजय पूछता है कि भैया एक बात समझ नहीं आई कि क्या उसकी टांग पर ज्यादा प्रहार किया था इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। उसकी बात सुनकर तीनों तो हंसते हैं, लेकिन कुणाल हंसता नहीं है, क्योंकि कुणाल कहता है कि जहाँ तक मुझे बताया गया था कि वो शुरू से ही लंगड़ा कर चलता था, शुरू से ही लाठी लेकर चलता था। तो हो सकता है कि उसकी वजह से। अब कुणाल को एक आवाज़ पड़ती है किसी से, किसी रिश्तेदार की। वो वहीं पे चले जाता है। गौरव के मन में अब आ चुकी थी शैतान, क्योंकि शराब पीने के बाद कोई संत तो बनता नहीं है। दिमाग में आती है शैतानी। वो कहता है कि चल चलते हैं। अजय और बलजीत पूछते हैं कि कहाँ पे। कहता है उसी थड़े में, जाके बात करते हैं उस गुंडे से। कितना बड़ा गुंडा है तो, हमसे ही बड़ा क्या गुंडा है तो।
अजय और बलजीत को यह बात काफ़ी अटपटी लगती है और वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शराबी को रोकना कोई आसान काम है क्या। लाख समझाने के बावजूद भी वो चुपके चुपके उस तीनों घर से निकल जाते हैं। मजबूरी में साथ देना पड़ना था। ये सोचते हैं कि चल इसका चाव पूरा करते हैं, वहां पर जाकर क्या करेगा। जब वो वहां पर जाते हैं, थड़े के पास खड़े होते हैं, इससे पहले कि अजय और बलजीत गौरव को ये कह पाते हैं कि चलते हैं वापस, गौरव वहां पर बाथरूम करना शुरू कर देता है उस थड़े के ऊपर और ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। लेकिन उसी हंसी के साथ अचानक से उसको वोमिट होती है और खून उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये देखकर अजय और बलजीत तो डर जाते हैं। अब गौरव भी डर चुका था। जितनी उसने पी थी सब उतर चुकी थी। वो भी जल्दी से निकलता है घर की ओर। ये तीनों जाने किसी को कुछ नहीं बताते। रात जैसे तैसे निकलती है। सुबह ये दोनों जाने नहाते हैं और अब बारी आती है गौरव की। गौरव बाथरूम में जाता है, जहां पर शादी ब्याह में सभी जगह हर्षोल्लास होता है। हंसकर बातें हो रही होती हैं, खुश होते हैं। सबके दिल में सिहरन दौड़ जाती है। एक ऊंची चीख से चीख आ रही थी बाथरूम से। कोई लगातार ऊंची ऊंची चीखें मारे जा रहा था और वो कोई और नहीं, वो गौरव था। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई भी अंदर से दरवाजा खोल नहीं रहा था। हार कर दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब देखते हैं तो गौरव एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। एक ही दिशा में वो देखे जा रहा था, नीचे की तरफ। और बस एक ही बात कर रहा था, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसको उठाकर बाहर लेकर जाया जाता है। आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाने की नौबत आ जाती है। अब हॉस्पिटल में गौरव बेड पर पड़ा था। कुणाल साथ था, अजय साथ था और बलजीत। जहां पर बाकी सबके चेहरे पर चिंता थी, भय था, सिर्फ कुणाल के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। कुछ समय बाद वो गौरव के पेरेंट्स को, बाकी सबको कहता है कि आप सब जाइए, मैंने कोई बात करनी है। ये सभी जाने लगते हैं, अजय और बलजीत भी। लेकिन कुणाल उन दोनों को रोक लेता है कि तुम यहाँ पे रुको। और जब वो वहाँ पे रुकते हैं तो फिर वो कहता है कि बताओ मुझे, तुमने क्या कांड किया है। अब मजबूरी में इन दोनों को सारी बात बतानी पड़ी जो पिछली रात को गौरव ने उस थड़े पर की थी। कुणाल का सिर्फ हाथ ही नहीं उठा गौरव पर, क्योंकि गौरव इस हालत में था नहीं कि उसको साथ कुछ किया जाए, उसको डांटा जाए। हाँ, गालियों के रूप में अजय और बलजीत पर गुस्सा निकला, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। बात बताई जाती है परिवार में। घर के लोग गुस्से में थे, लेकिन डरे हुए भी थे, क्योंकि शादी सर पर थी और ये सब कुछ। फिर दोबारा से उन तांत्रिक बाबा जी के पास जाया जाता है, जो पिछले शाम को वहां पर कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। गुस्से में तो वो भी बहुत आते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वक्त वो नहीं था कि गिला शिकवा किया जाए। वो कहते हैं कि अभी से अभी इसको इस कस्बे से दूर ले जाओ गौरव को, और याद रखना आज के बाद ये कभी इस कस्बे में नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कोई मौली बांधी और कहा कि वो प्रेत इसके पीछे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कस्बे में आया तो मैं नहीं कह सकता कि इसकी जान बचेगी कि नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और होना भी चाहिए। अब जब गौरव कुछ ठीक होता है तो फिर हमने पूछा कि भाई उस दिन बाथरूम में हुआ क्या था। वो कहता है कि भाई मैं नहा रहा था, अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं देखता हूँ एक शख्स जिसने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि मेरी चीख निकल गई। वो तो पहली चीख थी जो उसके चेहरे की तरफ देख के निकली थी, लेकिन वो देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद तो मेरी चीखें रुकी ही नहीं। भाई, वो सच था। जो कुणाल भैया ने बताया वो सच था। वो प्रेत सच में था। वो प्रेत सच में है और मैंने देखा है। अरे भाई, मुझे कोई कस्बे में क्या घुसने देगा, मैं कभी खुद ही नहीं जाऊंगा। गलती से भी कस्बे में नहीं जाऊंगा। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा।
कई बार कुछ समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं डेली आपको स्टोरीज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मूड है नहीं। जब तक जान है तब तक कोशिश होगी कि कहानी आपके सामने रोज पेश की जाए। सो इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए किस्सों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।